गुड इवनिंग बच्चों। आज विज्ञान का चैप्टर 2 है, अध्याय दूसरा है। सब किताब का नाम जिज्ञासा है और विज्ञान साइंस है। तो सजीव जगत में विविधता यानी कि सजीव यानी जीवन में क्या क्या विविधता पाई जाती है। और मान लीजिए कि विविधता का मतलब अंतर होता है कि मान लीजिए कि एक ही अगर तुमको बता दें कि विविधता नेचुरली होता है। तुमको कोई भी सामान एक जैसे नहीं मिलेगा, दुनिया में विविधता ही पाई जाती है। जैसे मान लो तुमको हम एक बता रहे कहानी, अगर तुम एक कंपनी से 2 साइकिल कसवाओ और देखो दोनों में कुछ एक ही आदमी मिस्त्री कटेगा, एक ही सामान लेगा, एक ही कंपनी लेगा, तभी उसमें अंतर पाया जाता है। क्या अंतर हो जाएगा? कोई नट किसी का ढीला, किसी का चैन ढीला, किसी चलने में कोई हल्का फास्ट, कहीं कुछ, मैंने कुछ न कुछ अंतर हो जाता है। अगर पेड़ देखेगा, उतना बड़ा पेड़ आता है, उसमें देखो कि हर पेड़ के पत्ते एक समान नहीं होते, कुछ न कुछ हल्का उसमें विविधता जरूर पाए जाते हैं, अंतर जरूर पाई जाती है। यही प्रकृति का देन है। ठीक, चलो देखते हैं आप क्या प्रश्न है, ध्यान से सुनो। पहले इसका अस्मरणीय तत्व पढ़ देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि विज्ञान है, अस्मरणीय तत्व पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अस्मरणीय तत्व पढ़ते हैं, उसे ध्यान से सुनने का प्रयास करो। अस्मरणीयता, ध्यान सुनो। इस विविध प्रकार में पौधे जीवन से घिरे हुए पौधे तथा जंतुओं की ऐसी विविधता जैसी विविधता का एक भाग है। पौधों और जंतुओं का समूह उनके बीच समस्या और विभिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि भी संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानताएं और विभिन्नताएं होती है। पौधे और जंतुओं को उनकी समानताएं विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यक्त करने की विधि को समूह भी कहा जाता है। पौधों की उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। पौधे के उनके बीच में मैंने बीज पत्र की संख्या के आधार पर, ध्यान से सुनते रहो, बीज पत्र के आधार पर यानी एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री पौधे के रूप में भी समूह बनाए जा सकते हैं। एक बीजपत्री पौधे समानता, देखो ध्यान से, एक बीजपत्री क्या होता है, अपनी पत्तियों में समानांतर यानी सिराए विन्यास प्रदर्शित करते हैं। उनमें झकड़ा यानी रेशेदार जड़ पाई जाती है, जबकि द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियां में मुख्यतः जालिका रूपी सिरा विन्यास प्रदर्शित होता है, उनमें मूसल जड़ पाई जाती है। ध्यान दो, एक बीजपत्री मूसल, देखो ध्यान से सुनो, यानी द्विबीजपत्री मूसल जड़ और एक बीजपत्री झकड़ा जड़। आगे समझ में, इतना जरूर याद करना। चलो आगे है कि विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है और गति के प्रकार के आधार पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिक परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। पौधे और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए भी सक्षम बनाने वाले विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूल कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतुओं रहते हैं उनसे उसका आवास कहते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं और पौधों के स्थलीय और जलीय के रूप में भी समूह बनाए जा सकते हैं। आवास की क्षति से जैव विविधताओं को हानि होती है क्योंकि पौधों और जंतुओं अपने निवास, भोजन और अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए ताकि पौधे एवं जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहें। तो इस प्रकार स्मरणीय तथ्य। अब देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। देखो, यहाँ 2 प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इन पौधों को जड़ों और पत्तियों को विन्यास में अंतर बताओ। तो देखो इसमें ध्यान से सुनो, अभी पता है एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, समझ में आए? तो 2 बीजपत्री में मूसला जड़ और एक बीजपत्री में झकड़ा जड़, समझ में आए? और पत्तियां सिराए विन्यास और किस प्रकार होता है, देखो हम बता रहे फिर से, देखो ध्यान से। तो गेहूं, देखो गेहूं दिया हुआ, गेहूं के बारे में बता रहे हैं। गेहूं का जड़ का प्रकार, गेहूं की जड़ रेशेदार होती है, इसमें मूसला जड़ नहीं होती है बल्कि पतली और समान आकार की कई जड़ें साथ गुच्छे के रूप में निकलती है। और पतिया का सिरा विन्यास, सिरा पतला पत्ती होता है, उसका सिरा क्या होता है, विन्यास होता है, सिरा विन्यास है।
गेहूं पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। इसी सिरा पत्तियों को दोनों किनारों के समानांतर होती है। दोनों किनारों का क्या है? समानांतर। दोनों तरफ से पत्तियां निकलती है। कैसे निकलती है? यानी सिरा विन्यास निकलती है। समझ में? और जड़ कैसा होता है? झकड़ा। जड़ कैसा होता है? झकड़ा। चलो अब देखो राजमा। अब क्या दिया हुआ है? राजमा। राजमा का प्रकार। राजमा की जड़ें मूसला जड़ के रूप में होती है। इसमें एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती है। पत्तियां सिरा विन्यास, जैसे राजमा की पत्तियां जालिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें सिराएं पत्तियां की मध्य सिरा से निकलकर यानी जाल की तरह बिछती है। यानी सिराएं पत्तियां निकलकर जाल की तरह बिछती है। और इसका जड़ जो है मूसला जड़ होता है। कैसे जड़ होता है? मूसला जड़ होता है। ध्यान सब समझ में? तो यानी राजमा का जड़ या द्विबीजपत्री यानी कि मूसला जड़। चलो अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आधार पर आप समूह बनाएं। चिन्हित खंडों में जलीय और जंतु चिन्ह यानी चिन्हांकित क यानी क ख और ग में थलीय जंतुओं के नाम लिखिए। और ग में दोनों आवास में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखिए, जैसे घोड़ा, डॉल्फिन, मेढक यानी भेड़, मगरमच्छ, गिलहरी, व्हेल, केचुआ, कबूतर, कछुआ। तो देखो ध्यान से पहले समझ लो, इसको हम बता देते हैं। ध्यान से सुनो। यानी जल में कौन जंतु रहता है, थल पर यानी थल पर कौन जंतु रहता है, और दोनों में कौन रहता है। समझ में? यानी जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो देखो अपने से भी छांट लो। तुमको देखो ध्यान से। मान लिया जाए कि घोड़ा, यह थलीय हुआ। घोड़ा क्या हुआ? थल पर, यह जल में नहीं रह सकता। डॉल्फिन यह जल में रह सकता है। मेढक ये दोनों में रह सकता है। मेढक क्या रहा है? जल और थल दोनों में रह सकता है। भेड़ यह थलीय हुआ क्योंकि जमीन पर रहता है। मगरमच्छ ये दोनों पर, कभी कभी ये जमीन पर भी चलता है। जमीन पर भी चलता है, यह जल्दी मरता नहीं है। जमीन पर भी सूखा अवस्था में भी रह सकता है, लेकिन मुख्य रूप से यह जलीय ही है। चलो गिलहरी यह क्या है? यह जल या थलीय है। समझ में? सिर्फ वृक्ष पर इधर उधर आते हैं। वेल सिर्फ यह जलीय है। केचुआ ये दोनों जगह, ये जमीन पर भी चलता है कुछ देर तक, और ये ज्यादातर मान लिया कि इसका मुख्य जीवन जलीय ही है। कबूतर, तब कबूतर क्या? थलीय हो गया। तल पर कछुआ, कछुआ दोनों जगह रहता है। कछुआ क्या है? दोनों जगह रहता है। वो सूखा में भी और पानी में भी रह सकता है। तो देखो इसको कैसे कैसे विभाजित और भी तरह से इसमें किया गया है। ध्यान से सुनो। तो खंड जलीय, तो डॉल्फिन और हवेल यह दो मछलियाँ है। तो मुख्य रूप से डॉल्फिन और हवेल दोनों यह जलीय है। और इसमें मुख्य रूप से आवास, दोनों आवास, तो दोनों आवास में कौन कौन रहते हैं? तो दोनों आवास में मेढक, मगरमच्छ और कछुआ। कौन कौन रहते हैं? मेढक, मगरमच्छ और कछुआ, ये दोनों आवास में यानी जल में और थल में दोनों रहता है। और उसके बाद है जल में कौन? डॉल्फिन और हवेल। और थल में समझ गया घोड़ा, यानी जमीन पर घोड़ा, भेड़, गिलहरी, कबूतर, केचुआ, ये सब क्या रहता है? थलीय है। समझ में आ गया? चलो तीसरा प्रश्न है, ध्यान से सुनो। कि मनु की माँ की एक शाक वाटिका यानी किचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानी पूर्वक देखे और लिखे कि वह किस प्रकार का जड़ है। मूली के पौधों की पत्तियां में आपको किस प्रकार की सिरा विन्यास दिखाई देता है। तो देखो इसमें मुख्य रूप से अभी बताए हैं और उसको विस्तार से इसमें बता रहे हैं। ध्यान से सुनो। मूली का जड़ मूसला जड़ वाली सब्जी का एक उदाहरण है। विशेष रूप से यह प्रकार की मूली जड़ है। मूली जड़ों की विशेषता एक एकल मोटी प्राथमिक जड़ें होती है जो मिट्टी में गहराई तक बढ़ती है। मूली के पौधों की पत्तियां जालीदार सिरा विन्यास प्रदर्शित करती है, जहां मुख्य सिरा से कई छोटी छोटी सिराएं माने निकलती है। और यह सिरा विन्यास द्विबीजपत्री में पाया जाता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व और पानी के संरचना में सहायक होता है। सिरा विन्यास का मतलब तुम लोग इधर समझ लो कि कई छोटी, एक सिरा विन्यास देखो तो कुछ पत्तियां जब देखेगा इस प्रकार, तो कुछ पत्तियां लंबी होती है जो इसमें एक ही सिराएं होती है। मैंने सिरा, समझ में? यहाँ सिरा हुआ। अब देखो अनेक सिरा वाला पत्ती, जैसे मान ली कि अगर देख रहा है पत्तियां, तो इस प्रकार होता है कि बढ़ते जाता है
और इस प्रकार देखता है छोटे 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 छोटे, ये छोटे छोटे अनेक सिराएं होती है। तो ये क्या हो गया समझ में, मूसलाजड़। ये क्या हो गया मूसलाजड़। और एक सिराएं वाले सिर्फ एक सिरा, एक कोण, दिमाग में रहो, एक कोण यानी लंबी पत्ती होती है, एक कोण यानी क्या हुआ एक बीज पत्री, समझ में, झकड़ा जड़, और इसका मूसलाजड़ अनेक सिराएं, समझ में आ गया। चलो तो इस प्रकार हम देखते हैं कि और क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। तो मूली की पौधे पत्ती जालीदार विनासार प्रसिद्ध करती है, जहां मुख्य सिराए से कई छोटी छोटी सिराएं निकलती है। वह सिरा विन्यास द्विपक्षी पौधों में पाया जाता है, जो पौधों के लिए पोषक तत्व और पानी की संरचना करता है। चलो नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदानी, देखो मैदानी में पाई जाने वाले बकरी के देखिए उनके समानता और अंतर पाए, साथ ही यह भी बताया कि इन अंतरों का क्या कारण। देखो कुछ मान लीजिए कि कुछ बकरी दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि पहाड़ी बकरी है या जमीन पर बकरी, तो देखो पहाड़ी बकरी थोड़ा सा मजबूत होता है, पहाड़ पर किसी तरह वह चढ़ कर सकता है, वो थोड़ा मजबूत होता है, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो देहाती होते लोकल वाला, वो क्या होते हैं कि वो छोटी छोटी होते हैं, और मान लीजिए वो घास सबसे ज़्यादा है, और पहाड़ी नहीं वो कंटीदार पक्षी थी, वो मैंने पौधा सब ज़्यादा चरते हैं, समझ में। कुछ उसका मीट जो है ज़्यादा चीमर होता है, और इसका मीट हल्का होता है, समझ में, देहाती होता है, लोकल होता है। चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। चलो पर्वतीय बकरी, समानताएं और विभिन्नताएं। देखो समानता क्या है, दोनों मैदानी भान पाए जाए। समानताएं दोनों में क्या है, दोनों ही बकरियां 4 पैर वाली स्तनधारी है, दोनों का सिराए बालों से ढका होता है, दोनों बकरियां पौधों पर निर्भर करती है और चरती है। दोनों में समानता है क्या कि दोनों एक प्रकार के खाती है, चरती है और निर्भर करती है, समझ में। अंतर क्या है, पहाड़ी बकरी के पैर मजबूत और यानी मांसल होते हैं, क्या होते हैं मजबूत और मांसल होते हैं, जबकि मैदानी बकरी के पैर यानी खूर यानी समतल होते हैं, और पहाड़ी बकरिया के खुर चट्टानी इलाकों पर चढ़ने के लिए विशेष होते हैं। वो चट्टानी पर किसी तरह वह चढ़ जाता है, लेकिन देहाती वह चढ़ नहीं पाएगा। चलो अंतर क्या है दोनों में, देखो अंतर का कारण क्या है, देखो ध्यान से। पर्वतीय बकरी ठंड और ऊंचे क्षेत्रों में रहती है, इसीलिए उसके सिरा पर अधिक बाल होते हैं, जबकि देखो ठंड से बचने सके, देखो पर्वतीय बकरी के शरीर पर अधिक बालें होती है क्योंकि ठंडा से अधिक वो बच सके, लेकिन देहाती जो बकरी होते हैं उस पर कम, यानी मैदानी भाग के बकरी पर उस पर कम बाल होते हैं, समझ में आ गया। मैदानी बकरी गर्म और समतल दोनों में रहती है, मैंने गर्म और समतल दोनों में रहती है, इसलिए उनके शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके। यह भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थिति इन बकरियों को शरीर में अंतर उत्पन्न करते हैं, भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा ही इसमें शरीर में अंतर पाए जाते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। पाठ में चर्चा की विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचट्टा, कॉकरोच, जो कबूतर, गाय, व्हेल, कछुआ, मछली, टिड्डा, मान ली कि स्थल के रूप में, रहने के आवास के रूप में ये भी छाट सकते हैं कि कौन कहाँ रहता है, आवास के रूप में क्या खाता है उसके रूप में भी छाट सकते हैं, कौन कैसा जंतु है उसके आधार पर भी छाट सकते हैं। देखो इसमें क्या कैसे कैसे छाटा है, देखो ध्यान से। तो जलीय, देखो इसमें छटा है जलीय और अर्ध जलीय, क्या छटा है कि जलीय और अर्ध जलीय, मैंने देखो हवेल पूरी तरह से जल में रहता है, हवेल क्या रहता है वह पूरी तरह से कहाँ रहता है, हवेल में रहता है यानी कि जल में रहता है। मछली पूरी तरह से जल में रहता है। कछुआ यानी अर्ध जलीय, जल और भूमि दोनों पर रहता है। कछुआ कहाँ रहता है, जल और भूमि दोनों पर रहता है। और देखो स्थलीय और वायुमंडलीय, देखो स्थल पर कौन का, गाय या स्थलीय भूमि पर ही रहते हैं, क्या रहता है या भूमि पर ही रहते हैं। तिलचट्टा कॉकरोच स्थलीय भूमि पर ही रहता है, ये पानी में नहीं रहता है। कबूतर वायुमंडल आकाश में उड़ता है लेकिन भूमि पर भी रहता है, आकाश में उड़ता है कबूतर लेकिन जमीन पर भी बैठता है। चमगादड़ वायुमंडल उड़ने में सक्षम लेकिन वह गुफाओं में और पेड़ों में रहता है, वायुमंडल में उड़ता है लेकिन गुफा और पेड़ों में रहता है। टिड्डा यानी स्थलीय भूमि पर भी रहता है, स्थलीय भूमि पर रहता है। छिपकली स्थानीय मन स्थलीय और भूमि पर भी यह रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रश्न का पार्ट 1 है, और इस पार्ट का अध्याय पाए एक और पार्ट आएगा जो इसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि हो। चलो बच्चों, थैंक यू।